नमस्कार, मैं श्रीधर भाटिया आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी, माननीय अतिथिगण, अध्यापकगण एवं सभी सहपाठियों का सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई द्वारा हिंदी दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैसे तो भारतीय इतिहास में अनगिनत साहित्यकारों, संतों, समाज सेवियों और राजनेताओं ने अपने अपने दौर में अपने अपने तौर तरीकों से हिंदी को अपनी रचनाओं और विचारों से परिपूर्ण किया है, मगर आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के महादेवी वर्मा तक, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी से लेकर के आमिर खुसरो साहब तक के उन सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने समय समय पर अपने अद्भुत लेखन से मां हिंदी को विश्व पटल पर आगे ले जाने का काम किया। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारे मूल्यों, हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। भाषा के महत्व की बात की जाए तो विचारों के आदान प्रदान से लेकर के ज्ञान की प्राप्ति तक का एक साधन हमारी भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय एकता का आधार हमारी हिंदी है। सामाजिक प्रगति का माध्यम हमारी भाषा हिंदी है। संस्कृति, साहित्य, कला और सभी संस्कारों के विकास की नींव हमारी भाषा, हमारी हिंदी। भाषा के महत्व की तो जितनी बात की जाए, भाषा के महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है। हम इस कार्यक्रम को गति देते हैं और आमंत्रित करते हैं गणेश वंदना के लिए सभी छात्र छात्राओं को कि वो आगे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय
सर्वेषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गाननर्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थाय गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैवक्षेत्रे गुरुधर्मसकाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धपट्टाय गुरुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। मैं कॉलेज के प्रधानाचार्य परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो हम सभी का दो शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन करें, हम सभी को प्रेरित करें। डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी लोगों को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर श्रीमा घोष जी, विशेष अतिथि हिंदुस्तानी प्रचार सभा के डायरेक्टर श्री संजीव निगम जी एवं मनोवैज्ञानिक श्री आनंद कुलकर्णी जी, मैं आप तीनों अतिथियों का संत जेवियर्स महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप तीनों अतिथियों को मैं इस बात के लिए कॉलेज की हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे जूनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्री हसनैन नकवी सर एवं मनीषा पाटिल मैडम को मैं विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमारे कॉलेज के होनहार विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड की तरह सारी शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं सभी विद्यार्थियों को आज के हिंदी दिवस के समारोह की सफलता और सार्थकता के लिए अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इतने प्रतिष्ठित अतिथियों का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन पाकर हमारे विद्यार्थी अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं 3 विशेष अतिथिगण
पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, श्रीमान आनंद कुलकर्णी जी और श्रीमान संजीव निगम जी। अपने विचारों और गीतों द्वारा हमारे मार्गदर्शन के लिए आज मैं अपने समक्ष पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर सोमा घोष जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सोमा घोष स्वतंत्रता सेनानी श्री मनमोहन चक्रवर्ती की बेटी है। उन्हें भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी दत्तक बेटी माना। डॉक्टर सोमा घोष को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ 5 जुगलबंदी का अवसर मिला, जिनमें से विशेष कार्यक्रम था भारत के संसद और राष्ट्रपति भवन में। माननीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री जसवंत सिंह के समक्ष उन्होंने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति संसद में दी एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में उन्हें सम्मानित किया गया। दूसरी बार 2010 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल के समक्ष भी उन्हें अपने गायन की प्रस्तुति करने का अवसर मिला। डॉक्टर सोमा घोष संसद भवन में प्रदर्शन करने वाली देश की पहली महिला गायिका थी। 26 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्राचीन बनारसी गायकों को गायक के रूप में तभी माना जाता है जब वह ख्याल, ठुमरी, दादरा, कोरी, चौथी, टप्पा, भजन, सूफियाना और गजल जैसी सभी भारतीय शैली में पारंगत हो। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉक्टर सोमा इन सभी गायन शैलियों में गाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने स्वरंगाना संगीत सम्मेलन में डॉक्टर सोमा घोष को काशी कोकिला के खिताब से विभूषित किया। उन्हें रोटरी क्लब बॉम्बे सी कोस्ट द्वारा गंधर्व कोकिला के खिताब से नवाजा गया एवं चिरागे एदर गालिब पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज तक डॉक्टर सोमा घोष की 23 सीडी रिलीज हुई है, जिनमें से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित उनकी कविता फुसफुसाहट जैस्मिन की को डॉक्टर सोमा घोष द्वारा गाया गया। उनके एल्बम इश्क और उसकी दुल्हन सजाऊंगी को माननीय श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा रिलीज किया गया था। इस एल्बम की गजल इश्क के लिए सोमा घोष को बिग स्टार IMA अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गजल गायिका के लिए प्राप्त हुआ। सभी बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हम गायिकाएं हिंदी साहित्य, हिंदी कविता ही गाते हैं। अगर कविता नहीं है हम लोग तो क्या गाएंगे? जब कविता सुरों में पिरो के सच के आता है तो हम किसी के दिल को छू सकते हैं। तो बच्चे, आप लोग अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलते हो, लेकिन हिंदी को भी वैसा ही अहमियत दो। अगर तुम लोग अच्छी कविता लिखोगे, अच्छी कहानियाँ लिखोगे, तो हमारे फिल्म लाइन में भी अच्छी अच्छी फिल्में आएगी, अच्छी अच्छी गाना आएगी। 70s 80s में आप फिल्म जगत के साहित्य को देखो, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आया करता था उस समय, और उसके गाने क्या होते थे। वो गाना हमें जीना सिखाता था। लास्ट ईयर मैं बनारस में गांव में गई थी। वो एक रिक्शा वाला मुझे कह रहा था कि आजकल वो गाने नहीं बनते हैं। हम लोग वो गाना सुनने के लिए 10 बार एक फिल्म को देखते थे। हम लोग तो स्कूल नहीं गए हैं, हम लोग को ये गाना सब कुछ सिखाता था कि ज़िंदगी में हम कैसे चले। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये है कविता, और जो कितने लोगों को अच्छा काम करने के लिए मजबूर किया होगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तो ये सब गाना बच्चे तुम लोगों को साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़कर, हिंदी को समझकर लिखना पड़ेगा, तो फिर वैसी गाना फिर से वापस आएगी और लोगों को कुछ मानसिक खुराक मिलेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। राष्ट्रपति भवन में उस समय डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट थे, मुझे बुलाए थे नाश्ते में।
तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, जैसे ही मैं एंट्री की, हाथ पकड़ के मुझे मुगल गार्डन लेके गए और उन्होंने कहा कि इस गार्डन में मैंने एक कविता लिखा है, विस्पर ऑफ जास्मिन, कि मैं चल रहा था, अचानक मुझे लगा कि वो जूही का फूल रो रो के माँ से कह रही है कि मेरा जन्म क्या इसीलिए हुआ था कि राष्ट्रपति हमें कुचल के चले जाएंगे। तो माँ खूब हंसी और हंस हंस के बोली बेटी को कि तुम्हारी खूबसूरती से प्रेरित होकर, तुम्हारी खुशबू से प्रेरित होकर मोर नाचते हैं, कोयल कूकती है, हंस कुलांचे मारते हैं, तब कवि का मन जागता है और वो कविता लिखते हैं और फिर संगीतकार उस कविता को सुर में पिरो के हम तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर कविता नहीं होगी तो गायन भी नहीं होगा, संगीत भी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें जीना है, क्योंकि अगर संगीत और कविता नहीं है तो इंसान पाषाण हो जाएंगे। इसलिए हिंदी को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब तो हिंदी में ही है। हिंदी फिल्म पूरा विश्व में लोग देखते हैं, फिल्मों के गाने। मैं फिजी में गई, मैं लंदन में गई, जहाँ भी गई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हिंदी गाने बजते हैं और सब लोग सुनते हैं। इसलिए जो आज कमी दिख रही है हिंदी के फिल्म सॉन्ग में, वो कविता की जगह कुछ और शब्द ले लिया है, वो मेलोडी कुछ और, जो विदेश की जो एक धम धम आवाज़ वाली एक नॉइज़ जो ले लिया है हमारे फिल्म संगीत को, जिससे कि हम समझते हैं हमारी बचपना छीनी जा रही है कहीं से। हम, क्योंकि संगीत से हम जवान बनते हैं, हमारे अंदर ये बचपना आती है, संगीत में इतनी ताकत है। तो हम गाएंगे अगर हमारे पास अच्छा, हम गाएंगे तभी जब हमारे पास अच्छा कविता होगी। तो मैं दुष्यंत कुमार की लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल आपके लिए पेश कर रही हूँ, हिंदी में है ये गज़ल। चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। वो अकेले, वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। जिन हवाओं ने तुमको दुलराया, जिन हवाओं ने, जिन हवाओं ने, जिन हवाओं ने, जिन हवाओं ने तुमको दुलराया, उनमें मेरी गज़ल रही होगी, उनमें मेरी गज़ल रही होगी। वो अकेले, वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा। वो बर्फ सी पिघल रही होगी, वो बर्फ सी पिघल रही होगी।
अकेले, वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। बच्चे, हम तुमसे विदा ले रहे हैं और मेरी बातों को ध्यान रखना। अंग्रेज़ी ज़रूर बोलना, ज़रूर सीखना, लेकिन साथ में हिंदी को ज़रूर सीखना और अच्छी कविता लिखना, अच्छा गाना लिखना, जिससे हम लोग गा सके। थैंक यू। अपने प्रेरक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आपके समक्ष श्री आनंद कुलकर्णी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री आनंद कुलकर्णी जी पिछले 21 वर्षों से मनोविज्ञान और कॉर्पोरेट परीक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत के अलावा उन्होंने यूके और कनाडा जैसे देशों में भी काम किया है। आनंद कुलकर्णी जी कई प्रकार के दिमागी तौर तरीकों के विशेषज्ञ हैं। उदाहरणार्थ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोसिस आदि। कॉर्पोरेट परीक्षक के तौर पर वे 25 से अधिक विषयों पर परीक्षण देते हैं। इस परीक्षण प्रणाली के लाभार्थियों की सूची में छोटे बड़े उद्योगों के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट एवं समाज सेवा संस्थानों का भी समावेश है। उन्होंने पर्सनल काउंसलिंग परामर्श के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। नमस्कार, आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी, कॉलेज का पूरा स्टाफ और मेरे प्यारे छात्रों, आज आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी जल्दी हम सीख जाएंगे उतनी लाइफ हमारी आसान हो जाएगी। और आप स्टूडेंट्स जिस एज में हो वो सही एज है अभी दुनिया के बारे में जानने का, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने का, और ऐसी ही एक दो चीज़ें आज आपको सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मनीषा पाटिल मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके आपसे बात करने के लिए इनवाइट किया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, सुनना चाहोगे? ग्रेट। कहानी 25 साल पुरानी है। जब मैं जस्ट मेरे कॉलेज से पास आउट हो गया था, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों मोटरसाइकिल लेके नेपाल चले गए थे। नेपाल तो आपको पता है एक छोटा सा देश नॉर्थ साइड पे है। अभी पूरा एडवेंचर वाला ट्रिप था और नॉर्मल लोग तो नेपाल में गोरखपुर वगैरह से जाते हैं। हमने सोचा कि चलो यार कुछ तो और अलग कर देंगे। हमने एक मैप खोला, मैप में हमको बॉर्डर पे एक जगह मिली महेंद्र नगर। हमने डिसाइड किया यहाँ से ही एंटर करेंगे। अभी 25 साल पहले दो चीज़ें नहीं थी जो अभी आप लोगों के पास है। कौन सी दो चीज़ें? यस, पहला तो मोबाइल और दूसरा इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन वहाँ उस ज़माने में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बुक्स पढ़ने पड़ते थे, किसी को पूछना पड़ता था। वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। और हम दोनों तो हीरो दोनों बन के हम पहुँच गए महेंद्र नगर हमारी मोटरसाइकिल लेके। हमने बॉर्डर क्रॉस की, बाकायदा हमने नेपाल में लीगल एंट्री की। हमको मोटरसाइकिल को नेपाली नंबर प्लेट भी मिल गया और उस रास्ते से हम जा रहे थे। हमने देखा था कि मैप में वो रास्ता डॉटेड रास्ता दिखाया था 800 किलोमीटर का। चलो आप बताओ, डॉटेड अगर मैप में दिखाया है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ, रास्ता पक्की सड़क नहीं है, थोड़ा कच्चा रास्ता है। और वैसे ही हमने सोचा था, हम बोला कि चलो अच्छा है और ज़्यादा एडवेंचर करने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो पता चला कि यार बहुत अच्छी सड़क बनी है, 80 फीट वाइड टार रोड वहाँ पे बनी थी। तो हम लोग जोक कर रहे थे कि हम आने वाले हैं इसलिए ये सड़क बन गई वगैरह वगैरह। जा रहे थे और सडनली एक जगह पे वो रास्ता ख़त्म हो गया।
आगे पूरा जंगल दिखाई पड़ने लगा। तो हम थोड़ा परेशान हो गए, लोगों को पूछना शुरू किया कि भाई ये क्या गड़बड़ है, ये रास्ता क्यों ख़त्म हो गया। तो लोगों ने बोला कि क्या आप लोग नए हो? हमने बोला ऑब्वियसली नए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो रास्ता है यहाँ पे सड़कें तो बन गई है लेकिन पुल नहीं बने। हमने बोला क्या मतलब? वो बोले जो आपको पेड़ दिख रहे हैं उसके पीछे नदी है और नदी पे अभी ब्रिज बनना बाकी है। तो हमको थोड़ा सा धक्का मिल गया। हमने बोला कि भाई फिर अभी क्या करेंगे? तो वो बोले आप नदी के साइड से ऊपर 1-2 किलोमीटर जाओ, वहाँ पे पानी की डेप्थ कम है, वहाँ से ट्रक्स का आना जाना होता है, उनके पीछे पीछे आप जा पाओगे। तो फिर हम उधर गए, 2-3 लोगों का सहारा लेके वो नदी क्रॉस की और उस टहल से हम लोग जा रहे थे। धीरे धीरे हम पोखरा की तरफ जा रहे थे और उसी रास्ते में हमको एक केबल कार दिखाई पड़ी, रोप पे। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो केबल को पकड़ के वो एक कार बनी रहती है जिसमें बैठ के आप ऊपर जा सकते हो। पहली बार हम ज़िंदगी में देख रहे थे तो बहुत एक्साइट हो गए। हमने बोला कि यार ये तो हमको एक्सपीरियंस लेना ही है। शाम के 5 बजे थे, वहाँ पे हम लोग गए। एक आदमी सो रहा था, उससे हमने 2 टिकटें कटवा ली। अंदर गए, अंदर एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक था। वो ऑटोमेटिकली ऐसे वो डिब्बे आते थे, उनका दरवाज़ा खुलता था 30 सेकंड्स, फिर बंद होता था और फिर वो ऊपर जाते थे। वहाँ पे पूरा खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त। और हम वेट कर रहे थे कि कोई तो बोलेगा कि भाई चलो बैठो अंदर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। तो हमने बोला अभी वेट कितना करेंगे। एक डिब्बा सामने आ गया, दरवाज़ा खुल गया, हम दोनों अंदर बैठ के, दरवाज़ा बंद, वो ऊपर जाने लगा। फिर जैसे हम ऊपर जाने लगे वैसे ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। और जब हम एक ऊंचाई पर पहुंच गए, वहाँ पे तो पूरा आसपास हमको बर्फाच्छादित शिखरें दिख रही थी, उनके ऊपर से धूप परावर्तित होकर आ रही थी। तो इतना सही नज़ारा लग रहा था। नीचे खाई थी, हवा एकदम ठंडी सुनहरी हवा थी और हम दोनों एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। हम बोल रहे थे भाई ये तो हेवन है यार, ये तो स्वर्ग है, और क्या चाहिए हमें। और ऐसी बातें हो रही थी, उसमें से एकदम खटाक से आवाज़ आ गई। क्या हो गया रहेगा? वो चीज़ रुक गई, वो एकदम गाड़ी स्टॉप हो गई। फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बोले थे चलो अभी शुरू हो जाएगी, वेट करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हो गए। हम लोग वहाँ पे ही हवा में लटके हैं। और फिर धीरे धीरे हमको समझने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अभी अगर आपने कभी नॉर्थ में ट्रैवल किया रहेगा तो आपको पता है कि दिन में तो वहाँ पे टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है, लेकिन एक बार दिन ढल गया तो टेम्परेचर एकदम धीरे धीरे नीचे जाता है और वो काफ़ी बार माइनस में भी जा सकता है। हम तो दोनों हीरो थे, तो बस एक शर्ट पैंट पहन के वहाँ पे थे। तो हमको ये पता चल गया कि भाई अगर यहाँ पर रात तक अटके रहे तो कल का दिन तो हमको दिखने को नहीं मिल रहा है। और उसमें फिर टेंशन बढ़ रहा है, पसीना छूट रहा है। हमने वो हिलाने का ट्राई किया, चिल्लाने का ट्राई किया, कोई स्कोप नहीं, वैसे के वैसे हवा में। फिर एक दूसरे का झगड़ा शुरू हो गया। मैंने बोला कि अच्छे खासे रास्ते से जा रहे थे, तेरे को क्या पड़ी थी यार वो ऊपर चढ़ने की? वो बोला मैं अच्छा खासा घर में बैठा था, एक दिन तू आ गया, मेरे दिमाग में कुछ तो आइडिया डाल दिया कि मोटरसाइकिल पे जाते नेपाल वपाल, तो तेरे बहकावे में मैं आ गया और यहाँ पे हवा में लटक गया। ये झगड़ा चल रहा था, उसमें फिर से खटाक से आवाज़ आ गई। क्या हो गया रहेगा? इस बार वो चल पड़ी और वो अपोजिट डायरेक्शन में वो चलना शुरू हो गया। तो हम दोनों खुश हो गए, बोले यार बच गए। हम नीचे आ गए तो हमारी आरती उतारने के लिए कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। तो उतरने के बाद उन लोगों ने हमको एक बड़ा बोर्ड दिखाया। वो बोर्ड पे लिखा था कि 5 बजे के बाद कोई भी ऊपर जाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करे, सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने वो बोर्ड देखा ही नहीं था, लेकिन हमको हमारे आर्ग्यूमेंट में पॉइंट था कि फिर टिकट ही आपने क्यों कटवाई? हमारी अगर टिकट ही नहीं देते और वहाँ पे कोई हमको बोल देता था तो हम ऊपर ही नहीं जाते थे। तो कुछ तो कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन फाइनली हम लोग बच गए और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ।
आपने अच्छी खासी स्टोरी सुन तो ली, अभी आप बताओ कि इसमें क्या सीखने को मिला आपको। थोड़ा सोचो, क्या सीखने को मिला। भैया इंस्ट्रक्शंस तो अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, राइट। एक दूसरे से झगड़ा करके तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी चीज़ में उतरने से पहले पूरा अभ्यास कर लेना ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। ये सब पॉइंट्स तो सही है, लेकिन इन सब पॉइंट से आगे जाके भी बहुत एक पावरफुल पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ। जब हम लोग जा रहे थे, सब अच्छा लग रहा था, तब हम बोल रहे थे कि हम स्वर्ग में हैं। जब वो बंद पड़ गए, जब हम लोग फंस गए, पसीना छूट रहा था, हम बोल रहे थे हम लोग तो नर्क में फंस गए। क्या बदला था? हवा तो वही थी, खाई तो वही थी, पहाड़ तो वही थे। क्या बदला था? हमारा चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव। हमारी ज़िंदगी में क्या है? हमारा कॉलेज वही, हमारा देश वही, हमारे आसपास के लोग वही। हमारा उनकी तरफ देखने का नज़रिया डिसाइड करता है कि हम लोग स्वर्ग में हैं क्या नर्क में है। हमारी आसपास की परिस्थिति क्या हम लोग ऐसे बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम हमारा नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ी मेहनत करके बदल सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो ये पहला लेसन है, एकदम फिट कर देना कि पूरी ज़िंदगी पर आपका नज़रिया ही डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग हो रही है या नर्क। आसपास के लोग नहीं डिसाइड करेंगे, आपकी सिचुएशन नहीं डिसाइड करेगी, ना आपकी कंट्री, ना आपकी जॉब, ना कुछ। बस आपका नज़रिया, और उसको ठीक रखना ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आज मैं आपको क्विकली एक छोटा टेक्निक बताने वाला हूँ लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इस टेक्निक का नाम है DGAP, DGAP। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने हज़ारों लोगों को ये टेक्निक दिया है और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया है। तो अगर कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले तो हमको चाहिए G। ये टेक्निक शुरू होता है गैप से, G से शुरू होता है। G का क्या मतलब? G स्टैंड्स फॉर गोल्स। पहले तो हमको गोल्स चाहिए कि एग्जैक्टली लाइफ में मुझको क्या हासिल करना है, गोल। फिर आता है A। A का मतलब है एटीट्यूड, जो हम पहले बात करते हैं, थोड़ा हमारा नज़रिया, उसके साथ साथ में भी एटीट्यूड मैं बहुत ब्रॉड तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। अपना माइंडसेट। माइंडसेट में क्या आता है? हमारी धक्के खाने की क्षमता, हमारा फेल्यूर हैंडल करने की क्षमता, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे पीपल स्किल्स और काफ़ी सारी चीज़ें। बट एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। GAP। चलो हमने गोल्स तो रख दिए, हमारा एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, उसके बाद में P की ज़रूरत होती है। P का क्या मतलब? P से क्या, कौन सा अंग्रेजी वर्ड है? P से आता है प्लानिंग। बहुत ज़रूरी। प्लानिंग बोलते हैं कि ब्रिज होता है हमारे सपने और हकीकत, इनको जोड़ने वाला ये ब्रिज है। सो डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत है, और इन सब के ऊपर D बैठता है ना। मैंने सिस्टम आपको सिखाई, DGAP, DGAP। D क्या है? D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आप देखेंगे, चलो आप कितने बजे उठते हो? अगर आपको किसी ने बोला कि यार एक्सरसाइज करने के लिए उठ जाओ सुबह 5 बजे, आसान है आपको? मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अक्षय कुमार कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। उठने के बाद उनका एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब कुछ चलता है। अमिताभ बच्चन कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। उठने के बाद 1-1.5 घंटा उनका एक्सरसाइज होता है। मोदी जी कितने बजे उठते हैं? 4:30 बजे। उठने के बाद में उनका प्राणायाम, एक्सरसाइज सब कुछ चलता है। और फिर आप कितने बजे उठते हो? अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो तो इसका मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है,
क्या क्या मिसिंग है? डी गैप ही मिसिंग है पूरा का पूरा। अगर ये आप आपकी लाइफ में लगाओगे अलग अलग एरियाज़ में तो काफ़ी सारा बदलाव आ सकता है। तो ये थे आज के आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट लेसन। सबसे पहला लेसन क्या था? न से कौन सा वर्ड हमने सीखा? नज़रिया। आपकी लाइफ में आपका नज़रिया डिसाइड करता है आपका जीवन स्वर्ग है या नरक है। और दूसरा हमने सिस्टम सीखी। फिर से बताओ, सिस्टम का क्या नाम था? डी गैप। जी से क्या आता है? गोल्स। ए से क्या आता है? एटीट्यूड। पी से क्या आता है? प्लानिंग। और सबसे ऊपर है डी। डी से क्या आता है? डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली राइट। तो ये 2 चीज़ें फिट कर देना। इतना पूरा मेरा भाषण प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब लोग आपकी जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं श्रुति, श्रीषा, मैत्री, वैष्णवी और कुंजल को कि वे आएं और गायन प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाली से सिरहाने में रखे करिए यादें, मेरे मन की झोली में छोड़े करिए यादें।
से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक सी वादों का ये धागा। टूटा जो मैं, तूने आकर जोड़ा, तेरे हाथों से मैं बना था। तेरा था जो हुआ जब मेरा वो, लगा तेरे बिना अधूरा। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन देर से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक सी वादों का ये धागा। हौली से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरी मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक सी बातों का ये धागा।
सा नि ध प म प ग म ग रे सा। मिल जाना राम पिया रे, मिल जाना राम पिया रे, नैना तरसे तेरे देखन को, मिल जाना राम पिया रे, मिल जाना राम पिया रे। वन प्रमोद में खड़ी पुकारू, वन प्रमोद में खड़ी पुकारू, सुनिए रूप उजारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दो नैनन के तारे, मिल जाना राम पिया रे, मिल जाना राम। सा प प म प प ग म म ग रे सा, मिल जाना राम, ग म प नि ध प म प ग म ग रे सा, मिल जाना राम पिया रे, मिल जाना राम पिया रे। सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा, मिल जाना राम पिया रे। सा प म प ग म ग प म प प सा नि सा प नि ध प म प ग म ग रे सा, मिल जाना राम पिया रे, मिल जाना, मिल जाना, मिल जाना राम पिया रे। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी उपस्थित मित्रगणों और शिक्षकों, और मेरा नाम अजय खर्ब है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज मनीषा मैम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आप सबके बीच एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर सकूँ। ये जो गीत है ये किशोर कुमार साहब का ये गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और ये हमें प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए और चलते रहना चाहिए सदा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी प्रस्तुति पसंद आए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कांटों पे चल के मिलेंगे
साए बहार के।
अत्यंत मनमोहक और अद्भुत प्रस्तुति मैं आप सभी के समक्ष आमंत्रित करना चाहता हूँ। दिशा, खुशहाली, बांसुरी, गौरी, मेहर और विभूति को कि वो आएं और नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम को गति दें।
आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री संजीव निगम साहब का परिचय देते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है। आदरणीय श्री संजीव निगम साहब का जन्म सन 1959 को दिल्ली में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने देना बैंक में लंबे समय तक मुख्य प्रबंधक के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। आप पत्रकारिता विषय में केसी कॉलेज मुंबई और सिम्बायोसिस पुणे में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपको वर्ष 2019 में व्यंग्य संग्रह 3.5 मिनट का भाषण पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 3.5 मिनट का भाषण तथा उंगलीमाल का अहिंसा का नया फंडा, कहो तथागत एवं अन्य एकांकी आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपने शेरलॉक होम्स की कहानियों का अनुवाद नाचती आकृतियों का रहस्य के रूप में प्रकाशित किया है। आपको मुंबई रत्न अवार्ड, ड्रीम अचीवर्स अवार्ड, कथाबिंब अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, व्यंग्य लेखन पर राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है। आपको शोभना सम्मान, डॉक्टर संदीप सिंह साहित्य गौरव पुरस्कार, हिंदी सेवी संस्था इलाहाबाद द्वारा साहित्य शिरोमणि सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आपने कई टीवी धारावाहिकों में लेखन कार्य किया है। आपने 18 कॉर्पोरेट फिल्मों का भी लेखन किया है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से 16 नाटकों का प्रसारण हुआ है। एक फीचर फिल्म कड़के कमाल के का आपने लेखन किया है। महाराष्ट्र राज्य की 8वीं कक्षा के लिए आपने व्यंग्य लेख मान न मान मैं तेरा मेहमान लिखा है। आपने सीबीएसई के लिए उत्थान सीरीज में 7वीं कक्षा के लिए कहानी संग्रहित की है। महोदय, मैं आज आपको संत जेवियर्स महाविद्यालय के जूनियर कॉलेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे लिए महत्वपूर्ण अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी दिवस का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जब मुझे मनीषा पाटिल जी ने फ़ोन किया और बताया कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में 14 सितंबर को हम लोगों को हिंदी दिवस मनाना है और उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करूंगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब कभी अपनी भाषा के लिए, अपनी भाषा के बारे में अपने युवा साथियों से, अपने कॉलेज के साथियों से, अपने स्कूल के साथियों से, जो लोगों से मैं पढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, तो ये अपने आप में बड़ी ही खुशी का मौका होता है। उनसे जब बात करते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा उत्साह का एहसास होता है हमारे को, और साथ साथ ये होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे देश की युवा पीढ़ी है। वो पीढ़ी है जो कि अब हमारे देश का जो फ्यूचर है, जो देश का भविष्य है, उसके साथ जुड़ी है। तो उनसे अगर कोई बात करते हैं और उनको अगर हम किसी चीज के लिए सहमत कर सकते हैं, उनको किसी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं, तो जो उनके अंदर शक्ति होती है, जो आप लोगों में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सोचने का सामर्थ्य है, जो नए नए विचार लाने का आपके अंदर जो उत्साह है, वो उत्साह अगर काम आता है तो उसमें आप लोगों के साथ बात करना हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सार्थक होता है। तो इसलिए जब मैंने जैसे कहा कि मनीषा पाटिल जी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपको हमारे सेंट जेवियर्स के अंदर आना, स्टूडेंट से बात करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सेंट जेवियर्स में पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ अलग अलग आयोजनों के अंदर, लेकिन हिंदी दिवस के
अवसर पर आने का मेरा पहला मौका है और इस अवसर पर आप लोगों से कुछ बातें करके मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ बातें कहनी है और उन बातों के बारे में आगे क्या करना है वो तो आप लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैं एक सबसे पहली बात बता दूं कि मैं एक ऐसी हिंदी का पक्षधर हूं, एक ऐसी हिंदी का पक्ष लेता हूं, एक ऐसी हिंदी के पक्ष में बोलता हूं जो इस देश के सभी लोगों की भाषा होनी चाहिए। वो कोई ऐसी मुश्किल हिंदी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए ऐसा लगे कि भाई ये तो फलाने प्रदेश के, फलाने राज्य के लोग ही बोल सकते हैं और हमको अगर इसको बोलना पड़ेगा या हमको इसमें लिखना पड़ेगा या हमको इसमें काम करना पड़ेगा तो ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस प्रकार का किसी भी हिंदी का या इस तरह की हिंदी का विरोध करता हूं। मेरा अपना यह मानना है कि ऐसी हिंदी हमारे देश की राजभाषा बनेगी, हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी, हमारे देश की जनसंपर्क की भाषा बनेगी, जिसमें इस देश के सभी राज्यों में रहने वाले लोगों का, इस देश में रहने वाले सभी लोगों का, सभी भाषाओं का कुछ ना कुछ योगदान होगा। हमारे संविधान में, जैसा कि आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा आजकल तो क्योंकि मीडिया बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है, सोशल मीडिया और भी जल्दी सक्रिय हो जाता है। जब तक मैं आपसे ये बात करूंगा उससे पहले तो सोशल मीडिया पे सब जगह हिंदी दिवस की शुभकामनाएं घूम गई होंगी। आपने भी बहुतों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी होंगी, तो सबको पता है कि आज हिंदी दिवस है और यह भी पता लग जाता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। सब जानते हैं कि आज के दिन 14 सितंबर 1949 उसके दिन वो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अनुच्छेद, वो आर्टिकल पास हुआ था, पारित किया गया था, जिसमें इसको, हिंदी को इस देश की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किया गया था। वो आर्टिकल था 343 अनुच्छेद 343 संविधान का। उसमें लिखा गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी इस देश की राजभाषा होगी। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जिस भाषा के अंदर उस देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज, खासतौर से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में जो हमारे यहां राजभाषा रखा गया था, उसका कामकाज चलाया जाता है। उसमें चिट्ठियां लिखी जाती हैं, उसमें नोट्स बनाए जाते हैं। जिस भाषा के अंदर, अभी आपने देखा होगा ज्यादातर सब जगह अंग्रेजी का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान की मूल भावना यह थी कि ये हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। सारे सरकारी कार्यालयों के अंदर पत्र लिखने जाने में, अंदर का काम करने में, सब में होना चाहिए। और उसके साथ साथ उनका यह था कि भाई 15 साल तक, जब तक कि लोग उसमें समर्थ नहीं हो जाते, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको हिंदी नहीं आती इतनी, हम कैसे काम करेंगे, तो यह हुआ कि भाई 15 साल तक इसके साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाए सहायक भाषा के रूप में। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि अभी तक के पूरे ढंग से हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में नहीं हो पा रहा है, जो राजकाज का जो उनकी भाषा के प्रयोग की बात थी। लेकिन यह है कि काफी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ सरकारी कार्यालयों, खासतौर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इंश्योरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे मिनिस्ट्रीज के ऑफिस है, ये कार्यालय हैं, उन सब में काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में इस समय हिंदी में भी कामकाज हो रहा है। और अगर कोई पत्र वगैरह हिंदी में आता है तो आपसे कोई, या आपने कोई पत्र हिंदी में लिख के दे दिया, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप उसको अंग्रेजी में भी दें। तो ये कुछ सुविधाएं और ये कुछ बातें हमने प्रगति की। लेकिन उस बात को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक आयोजन किया कि भाई हर साल जो वो दिन, जिस दिन इस देश में के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, उस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। पहले ये हिंदी दिवस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मनाया जाता था, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा उत्साह की बात है कि लोगों ने, आम लोगों ने भी हिंदी को अपनी भाषा स्वीकार किया। इसीलिए आज के दिन कितने सारे देश भर के कॉलेजेस में, देश भर के स्कूल्स में, देश भर के स्कूलों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत आज आपके सेंट जेवियर्स में भी आप लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं।
तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है। कोई भी देश होता है, उस देश की अपनी बाहर जब हम पहचान करते बताते हैं तो हमको अपने देश की एक सीमाएं बतानी पड़ती है, हमारे देश की सीमा कहां तक की है और हमारे देश का झंडा क्या है। इसी तरह से हमको ये भी बताना पड़ता है सब जगह पर कि हमारे देश की भाषा क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर हम जाके ये बोल दें हिंदुस्तान के लिए कि या भारत के लिए कि हमारे देश की राजभाषा क्या है, हम कहेंगे अंग्रेजी है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है कि अंग्रेजी यहां की नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, स्वाभाविक भाषा नहीं है, उसका जन्म यहां पर नहीं हुआ है। तो फिर वहां पे कौन सी हमारी पहचान बनती है? पूरे विश्व में हमारी पहचान भाषा के स्तर पे बनती है कि हिंदी हमारी हिंदुस्तान की भाषा है। क्यों हिंदुस्तान की भाषा उसको स्वीकार किया गया? क्योंकि बहुत से, हमारे देश में तो बहुत भाषाएं हैं, एक से एक समृद्ध भाषा है। अब हमारी मराठी को ही ले लीजिए, बहुत समृद्ध भाषा है, कितने अच्छे अच्छे लेखक हुए इसके अंदर, राष्ट्रीय स्तर के लेखक हुए हैं इसके अंदर। आप गुजराती को ले लीजिए, कितने बढ़िया लेखक हुए हैं, कितना बड़ा समृद्ध साहित्य है उसका। आप तमिल को ले लीजिए, कितना समृद्ध साहित्य है, संस्कृत के साहित्य से टक्कर मारता हुआ, टक्कर लगाता हुआ साहित्य है। मलयालम, कौन सी कितनी भाषाएं हमारे देश के अंदर, जिन भाषाओं के अंदर एक से एक खूबसूरत भाषा है, जिसको बोलने वाले इतने लोग हैं और जो भाषा जो है वो पूरी तरह समृद्ध भाषा है। उन सब के बीच में हिंदी को राजभाषा जो स्वीकार किया गया, तो कुछ लोगों को जो इस पे विरोध होता है, उसका विरोध का कारण कोई नहीं है, वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। अन्यथा यह है कि भाई अगर हम किसी एक भाषा को देखें जो भाषा सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं इस देश में, तो वो हिंदी है। आप देश में कहीं भी चले जाइए, कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए, मैं अपने कार्य के सिलसिले में देश के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में भी गया हूं और दूर दूर तक गया हूं देश के अंदर। मैंने पाया कि आपको कुछ समय बाद एहसास हो जाता है कि आप अपना काफी कुछ काम की बातचीत जो है हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं, जितनी सुविधा आपको अंग्रेजी के माध्यम से नहीं मिलती। लेकिन हिंदी के बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ हिंदी जानता है। ऐसा इस देश के जो आजादी का आंदोलन चला था उसके कारण हुआ। और ये अपना जो बाद में जो हिंदी सिनेमा ने जिस तरह से पूरे देश में फैला, हिंदी के सीरियल्स जिस तरह से पूरे देश में फैले, और पहले से ही हिंदी थी। आप देखिए जो हमारी पहली फिल्म बनी, जो सवाक फिल्म बनी, जिसको मतलब कहते हैं जो टॉकी बनी, जो पहली फिल्म बनी, वो फिल्म जो है, वो फिल्म भी जो है वो अपने इसके अंदर हिंदी में बनाई गई, आलमारा। और वो जो है उसके क्यों बनाई गई, जबकि वो तो आज़ादी से पहले की बात थी, शायद 1931 के करीब के या 1900 के करीब वो फिल्म बनी थी, पहली फिल्म जो बनी थी। तो वो क्यों बनाई गई आज़ादी से पहले? तब तो राजभाषा नहीं बनाया गया था हिंदी को, कोई विवाद नहीं था। लेकिन तब भी जब उन्होंने माना होगा कि भाई इस देश में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो कि ज्यादातर लोग समझ सकते हैं, इसलिए बनी कहां? गैर हिंदी प्रदेश में, महाराष्ट्र में बनी वो पहली फिल्म। क्या जरूरत थी यहां पर बनाने की हिंदी? मतलब उस समय भी लोगों को जानते थे कि हिंदी का प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर इस देश में हो रहा है, और उसी में जो हम चीज चलाएंगे वो, या जो मनोरंजन का साधन बनाएंगे, वो सबसे ज्यादा इसमें देखा जाएगा, उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो ये आजादी से पहले की ही बात थी। आजादी की लड़ाई भी सारी ज्यादातर हिंदी के माध्यम से लड़ी गई। बाद में आके कुछ ऐसा हो गया कि कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए बात खड़ी हुई और थोड़ा सा समस्या हुई, लेकिन आम नागरिक के स्तर पर कोई मतभेद नहीं है। लोग बड़े आराम से हिंदी को स्वीकार करते हैं और हिंदी के अंदर बातचीत करना अपने को पसंद करते हैं। अब देखिए, आप तो बंबई में हैं, है ना? आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं ना? जब आप बात करते होंगे तो आपको पाएंगे कि आप में से ज्यादातर सारे लोग जो है, ज्यादातर सारे टाइम जो है वो हिंदी के अंदर आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, उसमें अंग्रेजी के शब्द आते होंगे, उसमें मराठी के शब्द आते होंगे, उसमें कभी कभी गुजराती के शब्द भी आ जाते होंगे जो गुजराती भाषी होंगे, और किसी भाषा के शब्द आ जाते होंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग अलग अलग भाषा वाले, बैकग्राउंड वाले दोस्त यार मिलके बात करते हैं, तो आप किसमें बात करते हैं? बताने की जरूरत नहीं है ना? तो फिर जब ये बात अपने आप में सिद्ध है, तो ये भी बात सच है कि हम लोग को फिर हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम एक बार फिर, जैसे हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता मिली हमें 1947 में मिली थी, उसके बावजूद हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमने 1950 में संविधान को पास किया था, लेकिन हर बार गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि हम रिपब्लिक, डिक्लेयर्ड रिपब्लिक है, हम लोग गणतंत्र हैं। उसी तरीके से है कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी हमारे देश के जनभाषा है,
हिंदी हमारी देश की संपर्क भाषा है, जिसमें एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य के नागरिक से बात करता है। उस तथ्य को एक बार फिर से उस पर जोर देने के लिए, एक बार फिर से अपना कमिटमेंट अपनी भाषा के प्रति करने के लिए, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं, जब आप अपने देश की सबसे बड़ी भाषा जो है, जब उसका दिवस मनाते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने देश की जितनी दूसरी भाषाएं हैं उन सबका भी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो युवा पीढ़ी है, जो आज बातचीत करने में हिंदी को एक फैशन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल उसे कोई शर्म नहीं है। हमसे जो पुरानी वाली पीढ़ी थी वो जरा हिंदी में बात करते कभी कभी शर्माती भी थी सरकारी कार्यालयों में कि भाई कैसे बात कर लेंगे। आज की पीढ़ी, आपकी पीढ़ी तो इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी आत्मविश्वास से भरी है कि वो तो जहां जाती है धड़ल्ले से बात करती है, अपनी तरीके की हिंदी में बात करती है। उनकी टर्मिनोलॉजी, आपकी टर्मिनोलॉजी एक अलग टर्मिनोलॉजी है उसकी, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी के साथ भी आप हिंदी में मूलतः बात करते हैं, बिना डरे हुए, बिना कहीं पे हिचके हुए इस्तेमाल करते हैं। बस आपको करना यह है कि अपना हिंदी का पढ़ना लिखना बढ़ाना है, थोड़ा पढ़ना बढ़ाना है, थोड़ा लिखना आप ठीक करना है, ताकि आप जब हिंदी का कहीं पे इस्तेमाल करें तो आप एक अच्छे तरीके से लिख सके, अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें। तो ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, आप थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करते रहेंगे। थोड़ा किताबें पढ़िए, थोड़ा टेलीविजन तो खैर छोड़िए, वहां की भाषा एक अलग भाषा होती है, तो आप थोड़ा सा अच्छी किताबें पढ़िए। आपके पास बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स लगी होती हैं, उनको पढ़िए। लाइब्रेरीज में बुक्स होती हैं, उनमें भाषा को पढ़िए। कोई भी भाषा को जानना बहुत अच्छा काम होता है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाएं जानता है उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। आप जानिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे अवसर हैं, हिंदी के माध्यम से भी अवसर हैं, और हिंदी को आगे बढ़ाने में हम सबका भी जो योगदान है, छोटा छोटा करके हम सब जो योगदान देंगे, वो योगदान भी आगे बहुत काम आएगा। हमारे देश की एक बड़ी छवि, अभी आपने देखा हमारे जितने खिलाड़ी गए ओलंपिक्स में, जितने खिलाड़ी गए देश के अलग अलग भागों से आए थे। लवलीना असम से आई थी, और दूसरा सानू जो थी वो चानू, वो अपना वहां से मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर से आई थी। फिर हॉकी में जो श्रीजेश था वो साउथ से, हमारे केरल से आया हुआ था। तो इस तरीके से जो खिलाड़ी हैं सब अलग अलग जगह से आए थे, लेकिन सब जब बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे या जब और इंटरव्यूज दे रहे थे, उसके बाद में सब हिंदी के अंदर बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब यह कि सब जानते हैं कि हमारे को एकता के कड़ी में बांधने के लिए, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए इस भाषा की हम सबको बहुत जरूरत है। तो हमको मिलकर इस भाषा को मजबूत करना है, अपने इस ज्ञान को मजबूत करना है, और इसी के साथ साथ भारत की हमारी जितनी भाषाएं हैं, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी, और जो भी भाषा, असमी, मणिपुरी, जितनी भी भाषाएं, हमारे देश की सारी भाषाएं, वो भी हमारी भाषाएं हैं, वो भी हमारी सबकी भाषाएं, उनको भी हमें साथ लेके चलना है। और साथ साथ हमको अपनी इस भाषा को, इस प्यारी भाषा को, जिस भाषा को में हम अपने एक दोस्तों के साथ लड़ाई भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, जिस भाषा में हम पिक्चर्स देखते हैं, जिस भाषा में हम सीरियल्स देखते हैं, और जिस भाषा में हम जोक्स सुनाते हैं एक दूसरे को, उस भाषा को भी साथ में लेकर हमको चलना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सेंट जेवियर्स के आप जो भी मेरे साथी हैं, आप उनके साथ, जो हमारे जो भी सेंट जेवियर्स के शिक्षक देख रहे हैं उनके साथ, उन सबके साथ, आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, आप सबके साथ मैं बहुत ज़्यादा अपनी शुभकामनाओं को उनको व्यक्त करता हूं, और बड़ा खुशी और मनीषा पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना एक ऐसा अवसर दिया, जबकि उन्होंने दिया, सेंट जेवियर्स कॉलेज ने दिया, आपकी प्रिंसिपल ने दिया, कि जबकि मैं कुछ बातें मन की आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में कविताओं की सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं इन्हीं विचारों के साथ गुरमेहर सिंह और श्रेया कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वो कविता वाचन के माध्यम से मंच संभालें और कार्यक्रम को भी आगे गति दें। नाबालिग हो जाती है उम्र हमारी, नाबालिग हो जाती है उम्र हमारी, जाते हम जब फौज में हमारी। घर बैठी माँ के तारे हैं हम, घर बैठी माँ के तारे हैं हम, भारत माता के सहारे हैं हम। जंग में ध्वज को झुकाते नहीं, हर जंग में ध्वज को झुकाते नहीं,
देश की मान बढ़ाते हम ही, अपनी जान का बलिदान कर सके न कोई, अपनी जान का बलिदान कर सके न कोई, ये हिम्मत सिर्फ हम में है होई। मेरा देश मेरी प्राण, मेरा देश मेरी प्राण, कह कह कर हम दे देते अपनी जान। रहते हैं हम अपनों से दूर, रहते हैं हम अपनों से दूर, बन जाते हैं पूरे देश के नूर। आखिर तक हार ना मानना, आखिर तक हार ना मानना, देश के लिए कुछ भी कर जाना। हम नहीं कोई आम इंसान, हम नहीं कोई आम इंसान, हम हैं पूरे देश की जान, हम हैं पूरे देश की जान। धन्यवाद। मैं आज एक स्वरचित कविता बोलने जा रही हूँ। शीर्षक अपना काम करते चलो। अपना काम करते चलो, बीते हुए समय को भूलते चलो, आने वाले परिणाम को बिना सोचे चलो, सिर्फ अपना काम करते चलो। अपना काम करते चलो, रुक जाओ तो चिंता मत करो, समय शेष है, अपना काम करते चलो। अपना काम करते चलो, दूसरों के जीवन को मत देखो, दूसरों से तुलना मत करो, सिर्फ अपना काम करते चलो। अपना काम करते चलो, संयम और धैर्य बनाए रखो, अच्छे कार्य से नुकसान नहीं होता, सिर्फ अपना काम करते चलो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आज आपके सामने एक स्वरचित कविता बोलने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है संगीत के धुन में। सप्त सूर जब साथ में गाए, सप्त सूर जब साथ में गाए, तो जैसे खुशियाँ छा जाए। हर धुन का मजा क्या बताए, हर धुन का मजा क्या बताए, इनके साथ सब नाचे गाए, ये साथ मिलकर अनेक भाव दर्शाए, अपनी कला की तान कर सबको ये नचाए। संगीत तो जैसे सभी कलाओं का संगम है, संगीत तो जैसे सभी कलाओं का संगम है, भाव उमड़ते इनसे कभी द्वेष तो कभी प्रेम है। अनजाने में कर दे सब पे जादू प्यारी, अनजाने में कर दे सब पे जादू प्यारी, प्रेमियों का हो मिलन और दोस्तों की पक्की यारी। सभी वाद्य यंत्र मिले जब संगीत उत्पन्न हो जाए तब, संगीत तो उसकी गहराई तक सुनोगे तो सच्चा आनंद पाओगे, संगीत को उसकी गहराई तक सुनोगे तो सच्चा आनंद पाओगे। धन्यवाद। हर रोज मुलाकात होती है मेरी एक शख्सियत से जो मुझसे बेइंतहा प्यार जरूर करती है, पर जाने क्यों साफ इजहार से डरती है। मैंने देखे हैं उसकी पलकों के नीचे दफनाए गए ख्वाब ख्वाहिशों को, जो हर रात आंसुओं के रूप में छलक पड़ते हैं। वो कहती ज़रूर है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ वो कहती ज़रूर है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने देखा है उसकी आँखों को जिसमें जाने कितनी कहानियाँ दफन हैं। उसे देखोगे तुम तो कहोगे कि वह कितनी गुम सी, खामोश सी, खोई सी रहती है, पर जब उसे समझने की कोशिश करोगे तो जानोगे, समझोगे कि वह क्यों इतनी गुम सी, खामोश सी, खोई सी रहती है। उसे अपने मंजिल से बेइंतहा प्यार है, पर अपने सफ़र में पड़े कांटों से बेखबर है। वो समझती ज़रूर है हालातों को, पर कुछ कहने से हिचकिचाती बहुत है। देखो वो जितनी बाहर से सुलझी है ना, उतनी ही अंदर से जाल है। वो खुद से जूझ कर खुद में सवाल है। कुछ ऐसे ही शख्सियत से रोज़ मुलाकात होती है मेरी। उसे जब भी देखती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ, समझती हूँ, जानती हूँ उसके उस छोटे से दिल को जिसमें जाने कितनी कहानियाँ दफन हैं। उसकी आँखों को देखती हूँ तो एक बेचैनी सी होने लगती है सीने में। दिल में छिपाए गए लफ्ज़ उसकी आँखों से छलकते हैं। वो कहती ज़रूर है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ वो कहती ज़रूर है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने देखा है आईने में बैठे उस शख्सियत को जो कहने से बहुत डरती है, पर उसकी आँखों को निस्तब्ध रहना पसंद नहीं। कुछ बयां करती हैं उसकी वो गहन आँखें, मानो कोई कहानी जिसका अंत कोई ना जानता हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस अत्यंत सुंदर प्रस्तुति के लिए। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं यदि नदियां हैं तो हिंदी उन सब की एक महानदी। हम लोग कविताओं में, गीतों में क्या सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और इसके बाद क्या कहा जाता है अगली पंक्ति में कि मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वर्तमान समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए तो हिंदी हमारी राजभाषा है ही, पर हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। इस बात को लेकर के मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक उसने अपनी संस्कृति, अपनी मूल्यों की रक्षा करना जानता है। हम लोग इस कथन को वर्तमान समय में भारत के परिदृश्य से बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं। स्थिति यह है कि स्वतंत्रता के बावजूद हमने अपनी खुद की भाषा को दूसरे दर्जे पर रखा हुआ है। मित्रों, अब समय है कि हम सब अपनी भाषा को उचित मान सम्मान दिलाने के लिए कार्य करें। आज आप सब इस कार्यक्रम में दिखे, ये इस बात को दर्शाता है कि आपके मन में हिंदी के प्रति कितना प्रेम है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की हिंदी अध्यापिका मनीषा मैम, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में आज का ये पूरा कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। मनीषा। नमस्ते। 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और आज हम सब इसी उद्देश्य के साथ यहाँ इस हिंदी दिवस के समारोह के लिए उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय प्राचार्य महोदय राजेंद्र शिंदे सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी और अपने अनमोल मार्गदर्शन द्वारा छात्रों को लाभान्वित किया, इसलिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के लिए उपस्थित सम्मानीय अध्यापक वृंद और सम्मानीय अतिथिगण को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। सिर्फ एक फोन करने पर सभी अतिथियों ने निमंत्रण स्वीकार किया। मैं बड़े आदर के साथ उन्हें धन्यवाद के शब्दों से अर्पित करती हूँ। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर सोमा घोष मैम ने अपने सुमधुर स्वरों से सबका दिल जीत लिया। हिंदी संगीत और फिल्म जगत में भविष्य में आपके लिए रोजगार की संभावनाएं हैं, उसके बारे में बताएं। इसलिए आप में अगर नेतृत्व, कविता, कहानियां लिखना, अभिनय करना, सूत्र संचालन करना ये हुनर है तो आप इन गुणों का विकास कर सकते हैं। हिंदी दिवस कब, क्यों, किस लिए मनाया जाता है, उसका महत्व, हिंदी भाषा की मधुरता और अपनी मातृभाषा के महत्व के बारे में सम्मानीय संजय सर जी ने मार्गदर्शन किया। भाषा पर किसी एक का अधिकार नहीं है, जिसे चाहिए वह अपनी पसंदीदा भाषा सीख सकता है। मातृभाषा से हमेशा प्यार, सम्मान है और रहेगा। बल्कि आज भी घर पर नित्य हम मराठी भाषा में ही बात करते हैं, पर इससे हिंदी के महत्व में कोई कमी नहीं होती है। ना ही हिंदी बोलने के कारण मराठी का महत्व मेरे लिए कम होता है। मातृभाषा सबके लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही राष्ट्रभाषा सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। बल्कि नौकरी के समय, साक्षात्कार के समय मुझे जरूर इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता था कि मराठी भाषा होते हुए भी हिंदी को करियर के रूप में क्यों चुना। तब जवाब देने के लिए अटपटा सा लगता था। मुझसे यह सवाल क्यों, और हंसी भी आती थी। क्या इन्हें कोई मराठी भाषिक विद्वान, हिंदी लेखक पता नहीं है या नाम लिया हुआ। इस तरह से हिंदी भाषा सभी को अच्छी लगती है और सभी हिंदी भाषा ज्यादा मात्रा में हमारे भारत में बोली जाती है। आज के समारोह की संकल्पना सप्तरंग है। मेरी शिक्षा मराठी मीडियम में होने के कारण जब हमें रंग सिखाए गए तब की शैली आज भी मुझे याद है। ताना, पीही, नीपाजा, इन 7 रंगों के आद्याक्षरों से इन नामों की शुरुआत होती है। इन रंगों ने बचपन से ही आकर्षित किया है। आज भी जब इंद्रधनुष आसमान में निकलता है तो उसे निहारने की वही बचपन की ललक उभर आती है। हर एक रंग जीवन में अपने मायने रखता है। मेरी और मेरे छात्रों का नाता कुछ इन रंगों के तानबानों से ही जुड़ा है। उसमें सृजन, जिज्ञासा, प्रेम, उत्साह,
प्रश्न उत्तर इन उम्मीद यश के रंग है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देती है, वह व्यक्ति दूसरे दो व्यक्ति को ज्ञानी करती है। इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। इससे हर एक के ज्ञान में वृद्धि होती है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। जरूरत है हर किसी को अपना स्थान स्वयं बनाने की। गुण नहीं है तो बड़पन नहीं आ सकता। इस तरह मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। स्वयं के बलबूते पर ही कोई भी व्यक्ति अपना स्थान निश्चित कर सकता है, तभी वह सही मायने में ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हर एक मनुष्य ने अपने अंदर के अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए और आपके अध्यापक आपको इन गुणों के लिए ही प्रेरित करते हैं। आप सब बच्चे एक तरह से हमारा परिवार ही तो है, जो हमारी सब बातें मानते हैं, आदर सम्मान देते हैं। सम्मानीय श्री आनंद जी ने जीवन जीने की कला के रहस्य से हमें अवगत करवाया। सर ने जैसे बताया कि आज हमारे जीवन में मोबाइल और इंटरनेट का कितना अतिरिक्त उपयोग हम सब कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें करनी है पर हम नहीं करते हैं, पर सोशल मीडिया पर अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, जो कि गलत है। इससे हमें कुछ नुकसानदायक चीजें जो बातें प्राप्त होती है, जैसे कि चिंता, अकेलापन, घुटन, अनिद्रा, बेरुचि, समय की बर्बादी। सच देखा जाए तो यह सब हमारे लिए कितना जरूरी है। हमें इससे नकारात्मकता ही तो प्राप्त होती है। आभासी विश्व आभासी ही होता है। यहाँ पर कितने लाइक या डिसलाइक मिले वो हमारे वास्तविक जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। आज जरूरत है हमें इस बारे में सोचने की। हम यथार्थ और वास्तविक आनंद से दूर जा रहे हैं और इसलिए हर एक बात के लिए सीमा चाहिए। सीमा के अंदर सभी बातें अच्छी लगती हैं। हम यथार्थ और वास्तविक आनंद से आज दूर जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे नजरिए को बदलने की आज जरूरत है। आनंद सर जी ने जो आपको आज डी गैप के बारे में बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपके जीवन में काफी बदलाव लाएगा। तालेबंदी की वजह से इस साल यह दूसरा आभासी हिंदी दिवस समारोह है। मुझे याद है कि जब हमारे महाविद्यालय में हम यह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। सभी तरफ वही चहल पहल, खुशी का माहौल रहता था। पर आज सब अपने अपने घर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का प्रयास करो। यह सोचो कि उसमें भी कुछ भलाई होगा। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम शांति मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर यात्रा हमारे सांस्कृतिक दर्शन है। सुबह का सूरज रात के अंधेरे को गायब कर देता है। सुधा मूर्ति जी की एक किताब अपना दीपक स्वयं बनो जरूर पढ़ना। कोई भी तुम्हारे लिए मदद तब करेगा जब तुम स्वयं अपने लिए कोशिश करोगे। इन दिनों घरों में रहते हुए सभी ने कुछ अलग सीखा। अब तक जिन बातों के लिए समय नहीं दे पाए वह बातें जिसमें नए नए व्यंजन बनाना, उसके साथ साथ बागवानी के लिए भी समय दे पाए। बारिश का मौसम चल रहा है तो वही उदाहरण लेती है। कुदरत, प्रकृति, बरसात के दौरान सारे पेड़ पौधे खिल उठते हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर होता है। मैंने कभी यह महसूस किया कि घर में रखे पौधों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, बल्कि तुलना में छत पर या बगीचे में रखे पौधे काफी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। वैसे ही कक्षाओं में आमने सामने पढ़ाना और आभासी दुनिया में घर से पढ़ाने में भी काफी परिवर्तन होता है। पर हमने यह चुनौती आज स्वीकार कर ली है। मुझे याद है कि बहुत सालों पहले मैंने इन आभासी कक्षाओं के बारे में सुना था। तभी मेरे मन में इनके प्रति बड़ी ही जिज्ञासा थी, आकर्षण था। कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से वह सपना आज पूरा होगा और कभी सालों तक घर में बैठकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब तो लगता है कि यह मजबूरी वश इस तरह से पढ़ना पढ़ाना कब खत्म होगा। कई बार पढ़ाते हुए यह विवशता मन से फूट निकलती है कि वह खिलखिलाते चेहरे, वह मिश्रित भाव,
कभी जिज्ञासा के, खुशी के, सबके लिए प्रेरणा का काम करते थे। पढ़ना और पढ़ने की प्रक्रिया, पढ़ना और पढ़ाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कभी कक्षा में बहुत सन्नाटा पाकर बार बार आज यह पूछना पड़ता है कि छात्रों को सुनाई दे रहा है या नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल इस समारोह में कई परेशानियों का सामना करना है। जिन बच्चों को कभी मैंने देखा नहीं है और ना ही कभी उन्होंने मुझे, समारोह में शामिल इन सारे बच्चों को आभासी तरीकों से सब कुछ समझाना सच में एक चुनौती थी। पर सबका साथ सबका विकास जैसे कहावत सिद्ध हुई। सबने मिलकर समारोह को अंजाम दिया और परिणाम आप सबके सामने है। खासतौर पर अनुष्का और मैं काफी समय समारोह की तैयारी में बिताते थे। आन और श्रीधर, श्रुति, अनहद, परी, साक्षी, अनिरुद्ध, कितने नाम ले, सभी ने समारोह के लिए काफी मदद की। सबके नाम तो नहीं ले सकते, पर सबकी मेहनत समारोह की सफलता के लिए नजर आ रही है। गत वर्ष की तरह इस साल भी प्राचार्य महोदय ने जूनियर और सीनियर कॉलेज की समारोह की जिम्मेदारी सौंपी को मैंने खुशी से स्वीकार करी। प्रथम वर्ष के छात्र तो जिनका अभी अभी कॉलेज शुरू हुआ है, फिर भी सबने काफ़ी मेहनत करके सहभाग लिया, इसलिए उन सबका भी धन्यवाद। सीनियर कॉलेज के डॉक्टर भगवती उपाध्याय जी ने श्री संजू सर का परिचय करवाया और विद्यार्थियों को इस समारोह के बारे में जानकारी दी, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। जूनियर कॉलेज के उपप्राचार्य किसी काम में व्यस्त होने की वजह से समारोह के लिए उपस्थित न रह पाए, पर समारोह के लिए उन्होंने भी अनुमति दी, इसलिए उनका भी धन्यवाद। समारोह में अंत में राष्ट्रगीत होगा। पुनश्च सभी का तहे दिल से धन्यवाद। Thank you.